चलो जी गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं फॉर्म नंबर 26AS। क्या होता है हमारा फॉर्म नंबर 26AS, क्या इसका यूज है और कैसे हमको इसको यूज करना चाहिए। देखिए, आज की डेट में जब मैं बात कर रहा हूं अपने असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 की, तो फॉर्म 26 इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप किसी की भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, चाहे वो एक सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, चाहे वो पर्सन बिजनेस करता है, चाहे वो कंपनी हो, XYZ कोई भी पर्सन, कोई सी भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है ना आज की डेट में, आपको देखना ही देखना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले। होता क्या है फॉर्म 26A, उसको समझते हैं, उसको आज डिटेल में समझेंगे और पोर्टल पे जाके आपको दिखाऊंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको पढ़ना है, रिकंसिलेशन कैसे होती है फॉर्म 26A की। रिकंसिलेशन मैंने आपको कई वीडियोस में बताया होगा कि भाई आप अपने फॉर्म 26A को रिकंसाइल कर लो, फॉर्म 16 से 26A को अपनी बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल कर लो। रिकंसिलेशन करनी कैसे एक्चुअल में, वो आपको आज दिखाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब ना सारी चीज डिजिटलाइज हो रही है। आपकी 90% ट्रांजेक्शन्स आप ऑनलाइन तरीके से करते हो। चाहे आप शेयर ट्रेडिंग की बात ले लो, चाहे आप LIC के प्रीमियम का जो पेमेंट करते हो उसकी बात ले लो, चाहे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, वो भी ऑनलाइन गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट की जाती है। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप कर लिया है IT का, टेक्नोलॉजी का। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली डेवलप हो गया है, लेकिन अगर आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के कंपैरिजन करेंगे ना, तो आज की डेट में गवर्नमेंट के पास मोस्टली इंफॉर्मेशन होती है। आपने कितनी शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करी है, कितने की ट्रेडिंग करी है, कितनी सेल्स परचेज करी है, गवर्नमेंट को पता होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आपने अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए जमा करा दिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा जो पैसे आपने बैंक में जमा कराए वो पैसे आपके इनकम हो गई, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि आपको वो रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना कि भाई 2 करोड़ रुपए आपने बैंक अकाउंट में जमा कराए, किस चीज का है वो 2 करोड़ रुपए। पॉइंट को समझ रहे हो, आपको बताना तो पड़ेगा। GST में आप इनकम GST में आप टर्नओवर दिखाते हो, GSTR 3B GSTR, मान लीजिए आपका बिजनेस है, GST में आप सेल दिखाते हो कि आपने हर महीने आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सेल कर रहे हो। आप ITR फाइल कर रहे हो, वहां पे दिखा रहे हो 10 लाख की सेल है पूरे साल में। GST में आप दिखा रहे हो आप 24 लाख की सेल कर रहे हो, तो ये क्या बात हुई भाई, GST में 24 लाख की सेल, इनकम टैक्स में 10 लाख की सेल, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। पॉसिबल हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन, वही तो रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिफरेंस है तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिकंसाइल करना। मेरे बैंक में जो बैलेंस है वो अलग है, मेरी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है वो अलग है। सिंपल, आप जो BRS बनाते हो उसका मतलब यही होता है ना, आपकी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है वो डिफरेंट है और आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस डिफरेंट है, तो दोनों के बीच में रिकंसिलेशन, बैंक में आपने चेक प्रेजेंट किया वो क्लियर नहीं हुआ, आपने बुक्स में से उसको दिखा दिया लेकिन बैंक में नहीं। रिकंसिलेशन का पॉइंट आप समझ रहे हो, रिकंसिलेशन का मतलब ही ये होता है कि अपनी दो चीजों को कंपेयर करना और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कि उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिकंसिलेशन। नाउ यहां पर फॉर्म 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी रिकंसिलेशन के लिए। फॉर्म 26 होता क्या है, ये बेसिकली आपकी एनुअल स्टेटमेंट होती है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर पूरे साल जितना आपके पास, मैं ये नहीं बोलूंगा साल की इनकम जाती है, पूरे साल का कुछ इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास होती है वो गवर्नमेंट 26AS में डाल देती है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको अपनी ITR में शो करनी पड़ती है कि भाई ये पैसा जो है इस पर्पस के लिए आया है, इस तरीके से ये आया है, ठीक है। तो फॉर्म 20 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब आप बहुत बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपने रिटर्न फाइल करी, रिटर्न आपकी CPC बैंगलोर गई, प्रोसेस होने के लिए बैंगलोर जाती है। CPC जो उनका प्रोसेसिंग हब होता है, वहाँ पे आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। वहाँ पे पोर्टल क्या करता है, पोर्टल ने आपकी ITR उठाई, ठीक है। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस और ज़्यादा ऑटोमेटेड होने जा रहा है। पोर्टल ने आपकी ITR उठाई, जो उनका सर्वर है, ITR उठाई, फॉर्म 26AS उठाया आपका, दोनों को कंपेयर किया और उसने देखा आप अपनी ITR में दिखा रहे हो कि आपकी इनकम तो है 10 लाख रुपए, ठीक है। आपने अपनी ITR में इनकम दिखाई है 10 लाख रुपए और आपके फॉर्म 26AS में दिख रहा है कि आपको 10 करोड़ रुपए मिले हैं, 10 करोड़ रुपए आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं, ये आपके फॉर्म 26AS में दिख रहा है। ITR में आपकी इनकम दिख रही है 10 लाख रुपए की और आपने सेल्स दिखाई है 1.5 करोड़ रुपए की। बात समझो, बहुत ध्यान से आप बात समझो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि मैं तो पर्सनली देखता हूं और मैं एडवाइस करूंगा आप भी देखो।
1.5 करोड़ की आपने सेल दिखा दी, उसके ऊपर 10 लाख रुपए की इनकम दिखा दी, ठीक है, बात समझ गए। अब ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, यहाँ पे आप सेक्शन मत लगाने लग जाना, अभी लॉ का प्रोविजंस मैं नहीं बता रहा, मैं आपको 26 ईयर्स बता रहा हूँ, और 10 करोड़ आपका 26 ईयर्स में आ रहा है, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछने का राइट नहीं रखता कि जो 8.5 करोड़ रुपीज है वो किस चीज का आया, वो किस चीज का आया। 8.5 करोड़ रुपीज आपने अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया है, वो किस चीज का आया है, कहीं वो काला पैसा तो नहीं है। 1.5 करोड़ रुपीज आपने ये जो दिखा, काला पैसा बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक मनी बोलते हैं उसको, तो 1.5 करोड़ रुपीज आप अपनी आईटीआर में दिखा रहे हो, आपकी सेल 1.5 करोड़ रुपीज की है, आपके फॉर्म 26 ईयर्स में 10 करोड़ रुपए आप बैंक में जमा करा रहे हो, तो भाई वो जो 8.5 करोड़, चलो 1.5 करोड़ रुपए तो हमने मान लिया कि 1.5 करोड़ रुपए आपकी जो सेल आई है वो आपने जमा कराया है, पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बैलेंस जो बचा 8.5 करोड़ रुपीज वो कहां से आया, उसका जस्टिफिकेशन है आपके पास, तो वो पॉइंट हमको रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी। उस रिकंसिलिएशन में हम क्या लिखेंगे कि हमने 6 करोड़ रुपए का लोन लिया है एक्स पर्सन से, और जो बैलेंस बचा वो लोन लिया है किसी और पर्सन से, आपके पास जस्टिफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 26 एस में लिखा है वही अपनी आईटीआर में दिखाओ, लेकिन आपके पास एक जस्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका रीजन क्या है कि आपकी आईटीआर और 26 एस रिकंसाइल नहीं हो रही है, क्योंकि नोटिस आने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि इन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन नहीं होता। यार वो तो ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, सीपीसी वाला जो बेंगलोर में कर रहा है वो तो आपका डेटा से मैच करेगा, उसने डेटा में देखा इतना डिफरेंस आ रहा है 8.5 करोड़ का, उसने क्या करा, हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करके वो डिपार्टमेंट के पास गया, डिपार्टमेंट ने देखा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू कर दिया। बताओ भाई बताओ, ई कैंपेन ध्यान है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ई कैंपेन चलाए थे, वहां पर जिन पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट कराया था ना, उनके पास नोटिस आए थे कि भाई आपने अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कराए हैं, बताओ 50 लाख रुपए का कहां से आए। नो, अब पॉइंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट भी ये नहीं बोल रही कि वो 50 लाख रुपए आपकी इनकम है। बैंक में पैसा आना डजंट मीन कि वो आपकी इनकम हो गई, ऐसा नहीं होता कि बैंक में पैसा आपकी इनकम की, हो सकता है आपने लोन लिया हो सकता है आपने एडवांस लिया हो, है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो आपकी इनकम हो, लेकिन आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपने अपनी आईटीआर फाइल करी नहीं, भाई आपके बैंक में आ रहे हैं 50 लाख रुपए, आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो कि हमारी तो 2.5 लाख रुपए भी इनकम नहीं है, तो ये थोड़ा सा चीज ना हजम नहीं होती है। तो इसलिए 26 एस जो आपका एनुअल स्टेटमेंट होती है उसको देखना बहुत जरूरी है। और लास्ट ईयर 26 ईयर्स में एक अपडेट आया था, बताऊं क्या अपडेट आया था, आपकी जीएसटी का डेटा यहां पर इनकम टैक्स में आने लग गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको 26 ईयर्स दिखाऊंगा एक का, तो उस 26 ईयर्स में आपको जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें दिखेगा कि भाई आपका जो जीएसटी में, और जीएसटी में भी 2 रिटर्न्स होती हैं, ध्यान करो, हमने सीखा था जो नॉर्मली जाती हैं, एक R1 और एक 3B। R1 में हम अपनी सेल दिखाते हैं, लेकिन हम टैक्स जो पे होता है वो R1 में पे नहीं होता, टैक्स 3B में आकर के जो बैलेंस बचता है आईटी से एडजस्ट करने के बाद वो हम पे करते हैं। 3B के अंदर जो आप अपनी टैक्सेबल वैल्यू दिखाते हो, ध्यान है टेबल नंबर 3.1 जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1 में आप टैक्सेबल वैल्यू दिखाते हो, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपके फॉर्म 26 एस में रिफ्लेक्ट होती है, अभी देखेंगे उसको, ठीक है। तो आपका जीएसटी से रिकंसिलिएशन होना भी इनकम टैक्स का बहुत जरूरी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी रिकंसिलिएशन होना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए आपका टीडीएस कटता है, आपका टीडीएस कटता है, ठीक है, टीडीएस की डिटेल आपके पास आती है, मतलब वो भी आपके 26 एस में आती है। देखो टीडीएस भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर काटेगा, दूसरा आपने किसी को सेल करी है तो अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो आपका टीडीएस काट के आपको पेमेंट करेगा। सो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे होगे। चलो ये तो 26 एस का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि आपकी एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपके पूरे साल की जो इनकम होती है उसका एक, इनकम नहीं बोलूंगा मैं, फिर भी देखो मैं गलत वर्डिंग यूज कर रहा हूं, 26 एस में इनकम नहीं आती, इंफॉर्मेशन आती है। पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, इनकम इज डिफरेंट थिंग, इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट थिंग। सो आपने 50 लाख रुपए जमा कराई, ये एक इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि आपने 50 लाख रुपए की आपकी इनकम हुई है वो आपने जमा कराई, ठीक है। सो वो इंफॉर्मेशन होती है 26 ईयर्स के अंदर, वो आपकी इनकम हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हो सकता है आपकी वो इनकम भी हो, ठीक है। आ जाओ 26 ईयर्स आपको दिखाता हूं, फिर आपको चीज और अच्छे से समझ में आएगी। नए पोर्टल पे 26 ईयर्स देखना कैसे है पहले वो समझो, उसको ध्यान से समझो। यहां पे आप जाओगे, पहले आपको लॉगिन कर लेना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने यहां पर लॉगिन कर लिया, पासवर्ड करके यहां क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर दिया। सो हमारी प्रोफाइल यहां पर ओपन हो चुकी है, इसको अभी अपडेट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, स्किप करते हैं। देखिए लॉगिन जरूर करना है आपको 26 ईयर्स देखने के लिए। यहां पर आप ई फाइलिंग पे जाओगे, ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न
और यहाँ पर देखिए आपको दिख ही गया होगा शायद व्यू फॉर्म 26AS। ना 26AS आपको जो दिखता है वो दूसरी वेबसाइट पे दिखता है, इनकम यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, मैं अभी बताता हूँ आपको। व्यू फॉर्म 26AS पे आप क्लिक करोगे, आपको डिस्क्लेमर देगा कि आपको दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जा रहा है। सो आप यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर दीजिए। नाउ ट्रेसिस की वेबसाइट होती है, यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर आपको जाना है। एंड इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर और व्यू ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर में गलती मत करना, असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021। क्लियर हो गया था ना? असेसमेंट वाले सेक्शन में आपको मैंने डिटेल में बता दिया था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस होता है। सो यहां पर मैं असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 सेलेक्ट कर रहा हूं। इसमें मेरी कौन से ईयर की इनकम आएगी मैंने आपको वैसे बता दिया है। 21 एंड 22 असेसमेंट ईयर में मेरी जो इनकम शो करेगा, इनकम नहीं सॉरी एनुअल टैक्स स्टेटमेंट मतलब इन्फॉर्मेशन जो मेरी शो करेगा वो कौन से ईयर की होगी, वो मेरी 2020 एंड 21 की जो इनकम है वो मेरी यहाँ पर शो होगी। फिर आप उसको कैसे देखना चाहते हो, व्यू एज HTML कर दो एंड व्यू एंड डाउनलोड इस पर क्लिक कर दो। ना यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा सारी की सारी। अब ये मैं 26AS आपको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोड कैसे करना है, एक्सपोर्ट एज PDF दिख रहा है, एक्सपोर्ट कर लो इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा है ना, सही से नहीं दिखेगा। डेस्कटॉप पे जा करके आपको मैं फॉर्म 26AS ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए अब आपको थोड़ा सा सही से दिख रहा होगा। फॉर्म नंबर 26AS इस तरीके का आपका होता है। ये रहा आपका फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है, ये कोई आपकी इनकम स्टेटमेंट नहीं है। पॉइंट समझ गए ना? दिस इज योर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, नॉट योर इनकम स्टेटमेंट। इस पॉइंट को ध्यान रखो, जो कि सेक्शन 203 किसके अकॉर्डिंग होती है ये? सेक्शन नंबर 203 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हमारी ये वाला फॉर्म 26AS जनरेट होता है ना। ये पैन नंबर है, इस पैन के अगेंस्ट करंट स्टेटस एक्टिव है मेरा पैन, और फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21 एंड 22। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 की, यानी जो इन्फॉर्मेशन होगी इस फॉर्म के अंदर वो कौन से ईयर की होगी बोलो? फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको नाम मिल जाएगा, आपको एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब इनके पार्ट्स को समझो जरा, इनके पार्ट्स को ध्यान समझो। पार्ट ए में होता है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहां पर जो मैंने TDS काटा है उसकी डिटेल नहीं होगी, जो मेरा TDS कटा है उसकी डिटेल होगी। यानी मैंने किसी को सेल करा, उसने मेरे को पेमेंट करी ना, तो पेमेंट करते टाइम जो उसने मेरा TDS काटा है उसकी डिटेल आपको यहां मिलेगी ना। मेरे में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो नो ट्रांजेक्शन प्रेजेंटेड। अगर आप या आपके क्लाइंट के में डिटेल्स हैं तो यहां पर आपको डिटेल्स दिख रही होंगी कि भाई सेक्शन कोड कौन सा है, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, स्टेटस ऑफ बुकिंग, डेट ऑफ बुकिंग, रिमार्क्स अगर कोई है तो आ जाएगा, अमाउंट पेड, टैक्स डिडक्टेड, कितना TDS डिडक्ट हुआ है और कितना TDS डिपॉजिट कराया है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मेरा मान लीजिए टैक्स डिडक्ट हुआ है कितना, 50,000 का टैक्स मेरा डिडक्ट हुआ है और यहाँ पर अमाउंट पेड कितना था, 5 लाख की अमाउंट पे थी, ठीक है। उस पर मेरा 10% TDS मान लीजिए डिडक्ट हुआ है किसी सेक्शन के अंदर। अब हम TDS वाले प्रोविजंस में अभी नहीं घुस रहे, वो आप TDS में जाके समझना। तो अब मेरे को जब मैं अपनी ITR फाइल करूंगा, तो वहां पर मुझे दो चीज दिखानी पड़ेगी। एक तो ये कि मैंने TDS ऑलरेडी पे कर रखा है 50,000 रुपए का, और मेरी इनकम मेरे को ये 5 लाख रुपए अपनी इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये 50,000 का मेरे को क्या मिलेगा वहां पर, क्रेडिट मिलेगा। पॉइंट समझे? जब मैं ITR फाइल करूंगा तो उसका क्रेडिट मिलेगा। मैंने आपको दिखाया होगा अपनी ITR वाली वीडियोज में कि जितना मैंने TDS पे करा, जितना हमने TDS पे करा उतना मैंने वहां पर क्लेम कर लिया कि हमने इतना TDS किया है। वैसे ये चीज वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा पार्ट A1 और A2 आता है, जो TDS डिडक्ट हुआ है, TDS डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और 15H। ये कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर अगर आपका TDS डिडक्ट है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आएगी। पार्ट A2 होता है, ये भी स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए होता है। डिटेल ऑफ TDS डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने करी है, TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 194IB IA, ये दोनों हमने वैसे पढ़े हुए हैं। TDS ऑन पेमेंट, TDS वाले सेक्शन, TDS वाला जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर हमने कवर किया है। रेजिडेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194M, इन सेक्शन के अंदर जो पेमेंट होती है, मतलब इन सेक्शन के अंदर जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है, क्योंकि जो पे करेगा वो TDS काटेगा, तो आपको पेमेंट रिसीव हुई है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। सो नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट B, डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ना इसका यहाँ पर भी बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आपने जो TCS कलेक्ट करा है उसकी डिटेल नहीं आएगी, जो आपसे कलेक्ट किया गया है, जो आपसे कलेक्ट किया गया। लेट सपोज आपने एक कार परचेज की, सो आप कार परचेज करते हैं, सो आपसे TCS कलेक्ट करता है कौन,
सेलर जो कार सेल कर रहा है, तो उसकी डिटेल यहां पर आएगी। मान लीजिए आप गुड्स परचेज करते हैं, और सेलर की लायबिलिटी आती है 206C1H के अंदर। ध्यान करो ये सेक्शन कौन सा था, वैसे अगर आपने अभी टीसीएस के सेक्शन, टीडीएस वाला सेक्शन नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूं। 206C1H होता है टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। सो जो सेलर है जिससे हम माल परचेज करते हैं, उसने अगर टीसीएस हमसे कलेक्ट किया है तो उसकी डिटेल यहां पर आएगी। कहने का मतलब जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी वो सेक्शन लग रहा हो, लेकिन मैं जो कलेक्ट कर रहा हूं टीसीएस, उसकी डिटेल नहीं आती। जो पर्सन मेरे टीसीएस मेरे से कलेक्ट कर रहा है, जो पर्सन मेरे से टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, उसकी डिटेल यहां पर आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सेम टीडीएस की तरह ही हो गया। देखो टीडीएस में क्या होता है, टीडीएस में हम जिसका टीडीएस काट रहे हैं, हमारा टीडीएस जिसने काटा है, सॉरी मैं भी उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ। टीडीएस में हमारा टीडीएस, मान लीजिए किसी कंपनी ने हमारा टीडीएस काट के हमको पे करा, तो दूसरी पार्टी की इन्फॉर्मेशन आती है ना यहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे 26 में हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन तो हमसे रिलेटेड होती है, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर किसका आता है, जो डिटेल नेम किसका आता है, यहाँ पर नेम वगैरह आएगा, 10 आएगा, तो 10 किसका आएगा, जिसने टीडीएस डिडक्ट किया, यानी जिस पार्टी ने टीडीएस डिडक्ट किया उसकी डिटेल आती है। सिमिलरली यहाँ पर जो टीसीएस वाला पार्ट बी है ना, ये वाला पॉइंट हम समझ रहे हैं, यहाँ पर किसकी डिटेल आती है। मान लीजिए हमने कार परचेज करी, तो जिससे हमने परचेज करी है उसने क्या फाइल करा होगा, उसने अपनी टीसीएस रिटर्न फाइल करी होगी 27EQ, और वो जो है हमारे वाले 26A में रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर उसका नेम वगैरह होगा, उसकी डिटेल होगी, सारी ट्रांजेक्शन डेट होगी, और 10 ऑफ कलेक्टर यानी दूसरे पर्सन का 10 यहाँ पर होगा। कितना अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट है, और उसमें से कितना टीसीएस उसने हमसे कलेक्ट किया। पॉइंट समझ रहे हो, हमने कलेक्ट नहीं किया, दूसरी पार्टी ने हमसे कितना टीसीएस कलेक्ट करा वो यहाँ पर आएगा। और ऊपर क्या आता है, दूसरी पार्टी ने हमारा कितना डिडक्ट किया, नहीं दूसरी पार्टी ने हमारा कितना डिडक्ट किया, यहाँ पर दूसरी पार्टी ने हमसे कितना कलेक्ट किया, क्योंकि टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। टीडीएस वाले सेक्शन में आपको ये चीज़ बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो ठीक है, ये पार्ट बी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट नंबर सी, डिटेल ऑफ टैक्स पेड अदर देन टीडीएस और टीसीएस। कौन सा होता है जी, जो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, जो आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, वो वाला टैक्स आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। पार्ट सी में कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। पार्ट नंबर डी में डिटेल ऑफ पेड रिफंड। मान लीजिए जो मेरा लास्ट ईयर है, मेरे को रिफंड मिला, सो जो रिफंड मिला उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट। एक कौन सा रिफंड होता है यार, इनकम टैक्स का रिफंड बनता है ना। मान लीजिए इनकम टैक्स का मेरा रिफंड बनता था, सो उसके ऊपर जो भी मेरा इंटरेस्ट वगैरह होता है, रिफंड की डिटेल यहाँ पर आती है, कितना इंटरेस्ट आपको मिला है, और इंटरेस्ट जो होती है वो आपकी करंट ईयर की इनकम होती है। क्यों आती है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको जो रिफंड मिला पिछले साल, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी, और ये अदर सोर्सेज में जाकर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ठीक है, सो उसके लिए पार्ट डी डाला हुआ है। पार्ट ई, डिटेल ऑफ एसएफटी ट्रांजेक्शन्स। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लो। वैसे मैंने आपको कैश ट्रांजेक्शन के अंदर ये अच्छे से समझाया हुआ है, जहाँ पर हमने कैश ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस किया है, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि ये एसएफटी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिनको कि हम प्यार से क्या बोलते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सी आती हैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। आइए, नीचे इन्होंने दिया हुआ है समरी में एसएफटी की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं, मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ। ये रही हमारी एसएफटी की ट्रांजैक्शन, ध्यान से देख लीजिए। अब SFT 01 है, पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक चेक और एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख या उससे ज़्यादा है। अब ये मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर रहा, कहने का मतलब जो भी आपका कोड आ रहा है उस कोड के अकॉर्डिंग ये आपका जो है उसकी डिटेल होती है। ये मैंने उस कैश वाला जो हमारा कैश से रिलेटेड हमारा एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर ही मैंने कवर किया है, उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिटेल में समझाई हुई हैं कि किस किस केस में आपकी कितने से ऊपर रिपोर्टिंग होती है। लाइक मैं आपको एक बता देता हूँ, SFT 04 जो कि बहुत कॉमनली आता है, ये बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा देखने को, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराते हो, पॉइंट को ध्यान से समझो, मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि उस वाले सेक्शन में मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें ये आपको समझाए हुए हैं। मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा, देखने के लिए मैं बता रहा हूँ, और आपको पता होनी चाहिए इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है। कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब अभी कौन से ईयर का देख रहे हैं हम, बताओ मेरे को। 20 एंड 21 की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 की बात हो रही है, राइट।
सो अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा मैंने अपने अकाउंट में कैश जमा कराए हैं, अब यहां पर गलती मत करना, मेरे किसी दूसरे अकाउंट से मेरे पास आ गए 20 लाख रुपए, क्या वो आएगा ऐसे SFT 004 में? अरे नहीं, मेरे अकाउंट में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई है उसकी बात नहीं हो रही है, जो मेरे अकाउंट में कैश जमा कराया गया है, मेरे अकाउंट में जो कैश जमा कराया है। कैश डिपॉजिट भी इंपॉर्टेंट है, तो कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख से ज्यादा का होता है सेविंग अकाउंट में, क्योंकि अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट की बात हो रही है, यानी मेरे सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट हुआ, तो वो कहां पर रिपोर्ट होगा? SFT 04। अब ये रिपोर्टिंग करता कौन है? वैसे मैंने आपको वहां डिटेल में समझाया, बैंक इसकी रिपोर्टिंग करता है। बैंक किसको करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिपोर्टिंग को कहां रिफ्लेक्ट करता है? कहां रिफ्लेक्ट करेगा बताओ? ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर ई, कहां गया पार्ट ई? ये रहा जी पार्ट ई, डिटेल ऑफ SFT ट्रांजेक्शंस। यहां पर आपकी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएगी, नेम ऑफ SFT फाइलर आ जाएगा। अब नेम ऑफ SFT फाइलर में किसका नाम आएगा? भाई पंजाब नेशनल बैंक का ही आएगा ना, बैंक ने जब किया है। और ट्रांजेक्शन की डेट आ जाएगी कि भाई कब कब आपने कितना कितना डिपॉजिट कराया है, अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट आपने कितना डिपॉजिट कराया है। सो मान लो 25 लाख का कैश अगर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कैश डिपॉजिट हुआ है उसी की डिटेल यहाँ पर आएगी। अब क्वेश्चन आता है, मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिकली आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और बहुत कॉमनली मिल जाएगा आपको, मैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस जो होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं, वहाँ कैश में ही लेन देन होता है और कैश अकाउंट में डिपॉजिट भी होता है। सो 10 लाख से एक्सीड हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है? देखिए, जब भी आप भर रहे हैं, या तो ITR 4 भरेंगे या ITR 3 भरेंगे, अगर बिजनेस है तो, अदर देन कंपनी है तो। कंपनी में तो वैसे भी कंपनी के केस में कैश वगैरह आप ज़्यादा नहीं करते हैं, अदर देन कंपनी है तो ITR 3 ITR 4 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। वहाँ पर जब आप ITR 4 भर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ता है आपने कैश में कितनी सेल करी है। कैश में जितनी सेल करी होगी उसका 8% आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाती है। सो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए मेरी केस में 25 लाख आ रही है, तो वहाँ पर जब मैं अपनी कैश में इनकम दिखाऊंगा, ITR 4 में आपको समझाऊंगा मैं ये पॉइंट दोबारा से, ITR 4 में मैं आपको ये पॉइंट दोबारा से समझाऊंगा, वहां पर मैं जब अपनी दिखाऊंगा कैश की सेल, तो 25 लाख से ज्यादा की दिखाऊंगा, 25 लाख से कम की नहीं दिखा सकता। क्यों 25 लाख से कम की दिखाऊंगा? तो फिर मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये पैसा डिपॉजिट कराया तो उसका क्या रीजन है, क्यों मैंने डिपॉजिट कराया। अगर मैं वहां पर दिखा देता हूं कि मेरी सेल हुई है 30 लाख रुपए की कैश में, मैंने अपनी ITR 4 में कैश सेल 30 लाख रुपए की दिखाई, तो मेरे पास जस्टिफिकेशन है कि भाई 25 लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए और 5 लाख रुपए का मेरे पास कैश का बैलेंस था। कैश बैलेंस तो क्या होता है, खर्चा होता रहता है, तो वो तो मैं खर्चों से एडजस्ट कर दूंगा। पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन उस 30 लाख में से 25 लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए थे, तो ये जो 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, ये मेरे उस कैश सेल के आए हैं। मेरे पास एक जस्टिफिकेशन है। पॉइंट समझ गए? मेरे पास जस्टिफिकेशन है, मैंने उसको अपनी कैश सेल दिखा दी और ITR 4 में उसको शो करा दिया। अब आपको मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए, कैसे आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन अब एक बात को बहुत ही ध्यान से और सुनो, एक बात को बहुत ही ध्यान से और सुन लो। क्या कि मान लीजिए 25 लाख की आपकी यहां पर इनकम है, मैंने बोला 30 लाख की कैश सेल आपने दिखाई, बहुत ध्यान से सुनना बात, 30 लाख की कैश सेल आपने ITR 4 में तो दिखा दी, ITR में इनकम टैक्स में बच गए आप, इनकम टैक्स में तो बच गए क्योंकि इनकम टैक्स में आपने पूरी की पूरी इनकम वहां पर शो कर दी। लेकिन फंसोगे कहां? फंसोगे कहां? GST में जाकर के फंस जाओगे, GST में जाकर के फंस जाओगे। 25 लाख में तो खैर नहीं फंसोगे। 25 लाख में क्यों नहीं फंसोगे? 25 लाख में इसलिए नहीं फंसोगे, GST में कुछ केसेस में जो है ना, नॉर्मली क्या 40 लाख की लिमिट होती है GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की। इतनी छोटी छोटी पॉइंट ना कोई नहीं समझाने वाला। अब बात को ध्यान से सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप GST में फंस जाओगे, बात को बहुत ध्यान से सुन लो। अब मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ और आप मेरे को बताना आप GST में कैसे फंसोगे। बट अभी नहीं फंसोगे, क्यों नहीं फंसोगे वो भी बताऊंगा आपको। मान लीजिए मेरे को 60 लाख रुपए कैश में मिले, ठीक है, 60 लाख रुपए कैश में मिले और वो कैश मैंने डिपॉजिट करा दिया अपने बैंक अकाउंट में। मेरा बैंक है PNB और मेरे पार्ट ई के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, 60 लाख रुपए मेरे पास आए हैं। बोलो जी कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 लाख रुपए आए हैं, क्या मैं इसको अपनी इनकम टैक्स में दिखा सकता हूँ? ITR 4 फाइल कर सकते हो। 2 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो, प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम शो कर सकते हो। बोलो जी यस और नो? बिल्कुल यस। तो आपने 60 लाख रुपए कैश सेल दिखा दी, ITR 4 फाइल कर दी, इनकम टैक्स में आप बच गए। इनकम टैक्स में क्यों बच गए? 60 लाख पैसे आए तो कहां से आए? हमने सेल करी है 60 लाख रुपए की जी। बोलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम सीधा सीधा बोलेंगे ना, 60 लाख रुपए की कैश सेल करिए, वो पैसा आया, वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शांत हो गया। लेकिन अगर
गलती से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये चीज जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दी, तब आपका क्या होगा? अब मुझे आंसर दो। अगर यहां तो अगर ये जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दी, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आपने अपनी इनकम टैक्स में दिखाया है कि आपकी 60 लाख रुपए की कैश सेल हुई है, बताइए, आप कहोगे मेरे ऊपर तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल ही नहीं होता, 40 लाख की लिमिट, और लिमिट तो 40 लाख की है, लेकिन आपने डिपॉजिट कितना कराया? 60 लाख। और आप क्या बोल रहे हो कि वो 60 लाख रुपए जो है वो मेरा किस चीज का है? मेरा कैश सेल है, मेरे बिजनेस की सेल है। 40 लाख रुपए से ज्यादा की सेल कर रहे हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, पहला बात तो आप वहां पर पकड़े गए जीएसटी में। बोलो यस की नो, पकड़े गए नहीं पकड़े गए? क्यों भाई? 40 लाख की लिमिट है ना, 60 लाख की सेल कर दी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी एज पर सेक्शन नंबर 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट। जीएसटी में आप फंस गए। दूसरी चीज, पहला तो आप रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में फंसे, उसकी पेनल्टी लगेगी। दूसरा पॉइंट, आपने 60 लाख रुपए की सेल करी, मान लीजिए आप जीएसटी में रजिस्टर हो, ठीक है जी, मान लीजिए आप जीएसटी में रजिस्टर हो, तो आप रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट से तो बच गए। जीएसटी में मैं रजिस्ट्रेशन हूं, मैं तो खुश हो गया, मैं जीएसटी में रजिस्टर हूं, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रजिस्टर हो तो सेल कितने की दिखाइए जीएसटी तैयार 3B के अंदर? क्या 60 लाख रुपए के ऊपर आपने टैक्स पे किया है? मेरे को आंसर दो, क्या 3B के अंदर आपने 60 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे किया है कि नहीं? अगर किया है 60 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे, तो वेल एंड गुड है, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर यहां पर फंस गए। मान लीजिए आपने जीएसटी में दिखाई खाली 20 लाख रुपए की सेल, और आईटीआर में आप शो कर रहे हो क्या कि 60 लाख रुपए की मैंने कैश सेल कर दी। तो भाई 60 लाख की कैश सेल कर दी, तो जीएसटी में आपने फिर पूरे के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं दिया? वहां पर आपके ऊपर जीएसटी में प्रॉब्लम आ सकती है। बोलो यस की नो? यस। अब इसको सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। अगर 40 लाख से कम का अमाउंट, अब मैं आपको बहुत ही वैसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए कोर्स के अंदर, ठीक है ना। अगर 40 लाख से कम का अमाउंट आ रहा है तो वो तो आप शो कर सकते हो, और जो एक दो बिजनेस आप दिखाना वहाँ पर, एक जो जीएसटी वाला, हो सकता है आपके क्लाइंट के पास जीएसटी है, तो जो जीएसटी वाला बिजनेस है उसमें उतना ही दिखाना जितना बैंक अकाउंट में आया है। दूसरे बिजनेस के अंदर कैश अमाउंट दिखा देना। मेरे को ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए शायद कोर्स के अंदर, चलो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कैसे दिखाना चाहिए इसको, नहीं, मैं आपको जब आईटीआर फाइल करूँगा तब आपको आइडिया दे दूंगा। अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊँगा कि कैसे आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आपको आईटीआर में बताऊँगा, ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे और थोड़ा सा वो ठीक भी नहीं रहता मेरे हिसाब से। चलो, मेन चीज़ थी एसएफटी ट्रांजैक्शन आपको समझाना। एसएफटी ट्रांजैक्शन समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए आप मेरे को। एसएफटी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये भी अभी 1-2 साल पहले ही आए हैं, ये सारी नई नई चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ। एसएफटी ट्रांजैक्शन आ गया, एसएफटी नोट, एसएफटी ट्रांजैक्शन। ए पार्ट एफ होता है डिटेल ऑफ टीडीएस डिडक्टेड, ये भी स्पेसिफिक केसेस में ही लगता है। सो टीडीएस डिडक्टेड हुआ है अगर 194 IA टीडीएस रेंट ऑन प्रॉपर्टी और 194 M इनके अंदर है, तब आपकी यहाँ पर डिटेल आती है। जी को देखिए, पॉइंट नंबर, पार्ट नंबर जी के अंदर क्या आता है? टीडीएस का डिफॉल्ट अगर आपने कोई किया है, आपने कोई टीडीएस का डिफॉल्ट किया है, तो ये आपने जो किया है, अब यहाँ पर जो आप रिटर्न फाइल करते हो ना टीडीएस की, जो रिटर्न आप फाइल करते हो, वहाँ पर आपने शॉर्ट डिडक्शन करी या शॉर्ट पेमेंट करी, उसके बाद कितना इंटरेस्ट वगैरह, ये आप जो अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो वहाँ से फिगर्स यहाँ पर आपकी पिक होकर के आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर एच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर एच किस चीज़ के लिए होता है? ये लास्ट ईयर आया था, मैंने आपको बताया था ना, आपकी जीएसटी का डेटा आ जाता है कहाँ पर? 26 ईयर्स के अंदर। सो डिटेल ऑफ टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 3B, ये पार्ट नंबर एच होता है, और यहाँ पर आपकी सेल्स आ जाती है। अब ऊपर आप दिखा रहे हो कि 60 लाख की, वही एग्जांपल में जाऊँ, यहाँ पर आपने दिखाया 60 लाख रुपए की आपकी कैश सेल है, इनकम टैक्स में तो बच गए। जीएसटी का जो डेटा आ रहा है, देखिए जीएसटी में आप इसलिए अभी बच सकते हो क्योंकि अब आप पॉइंट को बहुत बारीकी से समझो। इनकम टैक्स जीएसटी का डेटा अपने पास लेकर आया है, ये देखिए, ये डेटा आपको दिख रहा है, ये जीएसटी पोर्टल से डेटा आया है, जीएसटी पोर्टल से डेटा है। ये इनवॉइस रेफरेंस ARN नंबर जो है ना, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये आपके जीएसटीआर 3B एज पर 3B देखो क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया था। 3B का डेटा आपका यहाँ पर आता है, और आपकी जो भी टोटल टैक्सेबल टर्नओवर है वो आती है, टोटल टर्नओवर आपकी यहाँ पर आती है। वैसे नॉर्मली सेम होती है, अगर जीरो रेटेड वगैरह जो होती है ना, 3.1 ध्यान आया, उसके नीचे जीरो रेटेड भी आती है,
नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। सो अगर उसके अंदर कुछ फिल करोगे तो टोटल टर्नओवर थोड़ी सी बढ़ जाती है। अदरवाइज आपकी टैक्सेबल टर्नओवर जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें टैक्सेबल टर्नओवर डालना होता है हमको। टेबल नंबर 3.1 जीएसटीआर 3B ध्यान करो, ठीक है। सो टैक्सेबल टर्नओवर ये हो गई और ये टोटल टर्नओवर हो गई। यानी इसमें क्या क्या ऐड हो गया, इसमें जब आप ऐड कर देते हो एग्जम्प्ट सप्लाई जिसको हम जीरो रेटेड बोलते हैं, एग्जम्प्ट सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई, वो 3-4 कॉलम जो 3B के थे नीचे वाले, वो जब आप ऐड करते हो तो वो आपकी टोटल टर्नओवर बन जाते हैं। जनरली दोनों केस में सेम रहती है, ठीक है। अब पॉइंट को ध्यान से समझो। यहाँ पर आपका ये फिगर इनकम टैक्स ने आपकी जीएसटी की फिगर्स ले ली, समझ गए। इनकम टैक्स के 26 एस में जीएसटी की फिगर आ गई। लेकिन अब इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से। जीएसटी के अंदर अभी वो इनकम टैक्स के डेटा को क्या नहीं करते, पिक नहीं करते। उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं कि वो ये नहीं बोलते कि आपने अगर वहाँ पर इतनी इनकम दिखाई या इतना टर्नओवर दिखाया तो हमको यहाँ पर इतना टैक्स दो। कई सारे रीज़न है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन इतना ईजिली नहीं है और अभी तो नहीं है, बट मैं ये नहीं कह रहा फ्यूचर में नहीं हो सकता, फ्यूचर में जरूर हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी का डेटा उठा रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट भी इनकम टैक्स का डेटा उठाए, क्योंकि आप इनकम टैक्स में तो बड़ी इनकम ज्यादा दिखाते हो, टर्नओवर ज्यादा दिखाते हो, लोन मिल जाएगा बैंक से, जीएसटी में कुछ भी नहीं दिखाते हो। और आजकल बैंक वाले भी चालू हो गए हैं, आपकी इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की रिटर्न मांग लेते हैं वो लोन के टाइम पे, ठीक है। सो हो सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट भी कल को आपका इनकम टैक्स का डेटा को सिंक्रनाइज कर दे अपने पोर्टल पे और वहां पर दिखाए कि आपने इनकम टैक्स के अंदर तो शो कर रखी है 60 लाख की टर्नओवर, बताइए, और जीएसटी के अंदर तो आप खाली कितने की शो कर रहे हो, 2 लाख की भी शो नहीं कर रहे। तो डिफरेंस क्यों है? आप कहोगे मेरा तो दूसरा बिजनेस है, तो भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हमने समझ लिया था जीएसटी पेन बेस्ड होता है। अगर एक पेन से है ना आपका बिजनेस तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो आपको सारा टोटल लेना पड़ेगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैंने 2 लाख वाला बिजनेस रजिस्टर करवा रखा है और बाकी जो मेरा 58 लाख जहां से मेरे को आते हैं वो बिजनेस मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो भाई यहां पर भी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस का वायलेशन किया है आपने। आपको 58 लाख वाले बिजनेस को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब ये मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको बता रहा हूं, आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा क्योंकि दोनों का पैन नंबर तो सेम है और जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है। आपकी जो टर्नओवर देखी जाएगी, पहली बात तो 58 लाख भी आपका टर्नओवर एक्सीड हो गई यार, क्या मजाक कर रहे हो, 40 लाख से तो ये वैसे भी एक्सीड हो ही गई है। तो आपको इसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन का वायलेशन किया, आपने इसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया, उसका वायलेशन किया। लेकिन अभी आप इसलिए बचते हो क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के डेटा को सिंक्रनाइज बोलो नहीं करता है। बात समझ में आ गई? लेकिन इनकम टैक्स के ऊपर तो जीएसटी का डेटा आता है, ठीक है। समझ गए छोटी छोटी बातों को? चलिए, आपको वैसे आज मेरे को फॉर्म 26A समझाना था और मैं आपको कुछ और ही चीज़ें समझाने की तरफ चल दिया, बट अच्छे से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिकली काम करना है तो आपको सारी चीज़ें आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। अब आप सोचो ना कि मैं तो काम करता हूँ, मैं तो इनकम टैक्स का कोर्स लेता हूँ, इनकम टैक्स सीख लेता हूँ, ना आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स भी पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ साथ इनके रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो भी आपको समझने पढ़ेंगे भाई, बहुत ज़रूरी है, वरना काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब दोनों का डेटा सिंक्रनाइज होने वाला है। इनकम टैक्स ने तो कर लिया, जीएसटी भी बहुत जल्दी करेगा, आप देखते रहो बस धीरे धीरे क्या होता है। जीएसटी वाले भी करेंगे, इसको पक्का सिंक्रनाइज करेंगे। बाकी यहाँ पर हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, फॉर्म 26 खत्म हो चुका है। नीचे आपको एब्रीवेशन मिल जाएंगी कि भाई एब्रीवेशन ये है, अनमैच प्रोविजनल फाइनल ओवरबुक रिमार्क्स है, फिर पैन नंबर है, कुछ नोट्स वगैरह दिए हुए हैं और बाकी आपको सेक्शंस की हेडिंग दी हुई है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, इस सेक्शन में कटा है तो इस सेक्शन का क्या मतलब है, इस सेक्शन में कटा है तो इसका क्या मतलब है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, कोड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, माइनर हेड, मेजर हेड और एसएफटी की डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये तो हमने अपना डिस्कस किया है दूसरे वाले कैश वाले सेक्शन के अंदर। और AIR एब्रीवेशंस दिए हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, असेसमेंट या एजुकेशन से। एसएफटी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मैंने आपको बता दिया, इसको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस भी बोलते हैं। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये था एक पूरा एनालिसिस फॉर्म नंबर 26AS का। और अगर आपने पूरा का पूरा एनालिसिस ध्यान से देखा है, ध्यान से समझा है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, रिकंसिलेशन के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा क्या, फॉर्म नंबर
26AS, और मैंने आपको इसके सारे पार्ट्स बिल्कुल ही डिटेल में समझाए हैं। आपको मैंने एडजस्टमेंट्स बताई हैं, SFT वाली ट्रांजेक्शन आएगी तो कैसे करना है उसको, वो मैंने अच्छे से नहीं बताया। वैसे आई एग्री, मैंने वो पॉइंट नहीं बताया अच्छे से। ITR फाइल करते टाइम मैं आपको उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आज ऑब्जेक्टिव हमारा 26AS को समझना था। सो गाइज, होप सो आपको 26AS के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और डाउट रहना भी नहीं चाहिए। ITR भरना सीख रहे हो, सबसे पहले 26AS पता होना चाहिए। 26 डॉक्यूमेंट्स तो पता होने चाहिए ना ITR के लिए। आप कोई से भी ITR भरो, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म नंबर 26AS, जो कि आज हमने डिस्कस किया। सो गाइज, होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होंगी या फिर रिवाइज की होंगी अगर आपको आज पता थी पहले से तो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।